सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, निर्वाचन क्षेत्र है, उनका आरक्षण होता है ना। सो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्शन सिस्टम जो इंडिया में फॉलो हो रहा है ना, फॉर लोकसभा एंड फॉर असेंबलीज ऑफ स्टेट, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट। सो द कैंडिडेट हु सिक्योर्स, इसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आता है ना, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसको ही विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये जनरली इस सिस्टम में क्या होता है ना कि जो स्मॉलर ग्रुप्स है, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स, वो तो कभी जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जनसंख्या उनकी हर एक जगह पे कम है, छोटी है। तो जब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होगा, उसमें जिनकी ज़्यादा जनसंख्या होगी, जो ज़्यादा मत आएंगे, वो जीत जाएंगे। तो वो उनको थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज हो जाता है, जो स्मॉलर जो छोटे छोटे सामूहिक सामाजिक समूह हैं, उनको थोड़ा इससे अहित हो जाता है, उनको थोड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड जब भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, है ना, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट में, तो ये इशू और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमारे देश में एक इतिहास रहा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, हिस्ट्री ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ऐसा पहला फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है, और आप लोग इससे भली भांति आप लोग जानकार हैं कि हमारे देश में ये भेदभाव का, जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा, समझ गए। सो ऐसी सामाजिक व्यवस्था में, है ना, द AFTP इलेक्ट्रोकल सिस्टम जो है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, ये कैन मीन द दैट द डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स एंड कास्ट कैन विन एवरीवेयर। सो इसमें ऐसा क्या हो सकता है कि जो सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यही होगा कि दबंग सामाजिक समूह जो है ना, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, जो दबंग सामाजिक समूह है और जातियां हैं, वो हर जगह जीत जा सकती है ना। सो दे कैन विन एवरीवेयर एंड द ऑप्रेस्ड क्लास, है ना, और जो दलित या उत्पीड़ित सामाजिक समूह है ना, मे कंटिन्यू टू रिमेन अनरिप्रेजेंटेड। तो जो दलित और उत्पीड़ित सामाजिक समूह है, वो रह सकते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन ना हो पाए, उनका रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंटली ना हो पाए, या नहीं भी हो सकता है। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेयर अवेयर ऑफ दिस डिफिकल्टी। सो इस कठिनाई से हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनको ये डिफ़िकल्टी, उनकी जो मुश्किल है, ये चीज़ से वो भली भांति जानकार थे। एंड द नीड टू प्रोवाइड ए वे टू एंश्योर जस्ट एंड फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन टू द ऑपरेट सोशल ग्रुप। सो उनको मालूम था कि एक ज़रूरत है कि एक ऐसे सिस्टम बनाने के लिए जिससे फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेट सोशल ग्रुप्स, है ना। तो जो दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूह हैं, इनका भी एक तरीके से, एक सही तरीके से, उचित और न्यायपूर्ण, है ना, फेयर, उचित एंड जस्ट, न्यायपूर्ण, उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। सो दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। तो आज़ादी के पूर्व भी, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड। ये चीज़ें पहले भी डिस्कस की गई थी, इस पर बहुत डिटेल में वाद विवाद हुआ था। और जो ब्रिटिश सरकार है उस समय पृथक निर्वाचन मंडल, है ना, सेपरेट इलेक्ट्रोड, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। सो इसका क्या मतलब है, सेपरेट इलेक्ट्रोड, दिस सिस्टम मीन्स दैट फॉर इलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव, मतलब किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से इलेक्ट करना है ना, जैसे कि हमें फिक्स करना है कि भाई इसकी जनसंख्या कम है, या ये लोग अल्पसंख्यक है, या फिर ये दलित समाज से हैं, या वैसे पिछड़े समाज से हैं, उत्पीड़ित समाज से, तो इनको इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उसमें उनके कैंडिडेट्स इलेक्शन में लड़ेंगे, एंड ओनली दोज वोटर्स वुड बी एलिजिबल हु बिलोंग टू दैट कम्युनिटी, और जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वही वोट करेंगे। सो यहाँ ध्यान से समझिएगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या है कि जिस कम्युनिटी को हम देना चाह रहे, एडवांटेज देना चाह रहे हैं, बेसिकली रिप्रेजेंटेशन लाना चाह रहे हैं जिस कम्युनिटी का, तो उसी कम्युनिटी के कैंडिडेट खड़े होंगे, और वोट भी सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे, है ना। सो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेनी मेंबर्स एक्सप्रेस्ड ए फियर दैट दिस मे नॉट सूट आवर पर्पस।
तो बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स थे जिनको लगा कि हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं करेगा, ये सूट नहीं करता। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो इसलिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड किया गया। तो आज़ादी के पहले क्या था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, बट अब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को नहीं रखा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी लाया। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ऑल वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर एलिजिबल टू वोट, है ना। सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने वोटर्स हैं सारे लोग एलिजिबल है वोट करने के लिए, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू, जो कैंडिडेट है मस्ट बिलोंग टू ओनली ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, सो और सोशल सेक्शन फॉर विच द सीट इज रिजर्व। तो जिस कम्युनिटी के लिए या जिस सामाजिक वर्ग के लिए वो सीट रिजर्व किया गया, कैंडिडेट सिर्फ उसी सामाजिक परिभूमि के परिवेश के लोग खड़े होंगे, बट जो वोट करेंगे वो सिर्फ उसी सामाजिक परिवेश के लोग नहीं करेंगे, अपितु सभी लोग वोट करेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या था कि एक सामाजिक वर्ग का व्यक्ति चुनाव में लड़ेगा और वोट भी उसी सामाजिक वर्ग के लोग करेंगे। इसमें क्या है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में कि एक सामाजिक वर्ग के लोग चुनाव में खड़े तो होंगे, बट वोट पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे लोग करेंगे। सो देर आर सर्टेन सोशल ग्रुप्स विच मे बी स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, है ना। ऐसे सामाजिक समूह है जो पूरे देश में फैले हुए हैं। इन ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी देयर नंबर्स may नॉट बी सफिशिएंट टू बी एबल टू इन्फ्लुएंस द विक्ट्री ऑफ ए कैंडिडेट। सो कुछ सामाजिक ग्रुप है जो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, बट उनका क्या है कि चूंकि वो पूरे देश भर में फैले हुए हैं, बट उनके किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक किसी खास पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो देयर नंबर्स आर may नॉट बी सफिशिएंट। तो उसमें किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो जीत को इन्फ्लुएंस कर सके, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को जीत ले, उस सिस्टम से जीत ले, ये सब पॉसिबल नहीं है। हाउएवर टेकन अक्रॉस द कंट्री, अगर पूरे भारत भर में देखा जाए तो दे आर सिग्निफिकेंटली साइजेबल ग्रुप। सो ऐसा पॉसिबल है कि पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वो सपोज दैट वो 2% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंटायर कंट्री है, तो पूरे भारतवर्ष में तो उनका साइजेबल पॉपुलेशन होगा। बट जब आप देखेंगे कि हमारे किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आप देखें तो शायद उनकी इतनी है नहीं, वो तो सिर्फ 2% है, तो वो शायद जितवा नहीं पाएंगे वहाँ पे। टू एंश्योर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ए सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बिकम नेसेसरी। तो उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन की जो सिस्टम है ना, ये ज़रूरत पड़ जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड, सो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में प्रावधान है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव्स। कहाँ, लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में, किसके लिए, फॉर पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। तो जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जाति के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इनके लिए लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है हमारे संविधान में। दिस प्रोविज़न वाज इनिशियली मेड फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। इनिशियली स्टार्टिंग में इस प्रोविज़न को सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था, बट एज ए रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सो बाद में इसको बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2023-30 तक के लिए अभी तक एक्सटेंड कर दिया गया। एंड उसके बाद पार्लियामेंट कैन टेक ए डिसीजन टू फर्दर एक्सटेंड। तो जब ये 2030 आ जाएगा, ये पीरियड एक्सपायर करेगी, रिजर्वेशन का पीरियड जब एक्सपायर, तो पार्लियामेंट कैन टेक द डिसीजन कि इसका फर्दर एक्सटेंशन होना है या नहीं होना है। सो ये 10 साल के लिए बनाया गया था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे देश के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में बैठते हैं, उनको ऐसा फील हुआ कि हमारे देश में 10 साल में, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का एम था कि शायद 10 साल में इनका रिप्रेजेंटेशन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स का सफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन आने लगेगा, बट वो सफिशिएंट हुआ नहीं। और चूंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन सफिशिएंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसा बार बार फील किया, पार्लियामेंट ऐसा फील किया कि इट शुड बी एक्सटेंडेड। सो टिल वो टाइम एंड अगेन इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, और अभी 2030 तक को उसको एक्सपेंड कर दिया गया। सो द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर बोथ दिस ग्रुप इज इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो नंबर ऑफ सीट रिजर्व होते हैं इन दोनों ग्रुप्स का, ये बेसिकली भारत की जनसंख्या में उनका जो पॉपुलेशन का शेयर है, परसेंटेज है, उसके बेसिस पे ये रिजर्व किया है। सो 543 इलेक्टेड सीट्स होते हैं लोकसभा में पूरे भारत में, जिसमें 84 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड 47 आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नाउ नेक्स्ट चीज़ है, हु डिसाइड्स विच कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, ये कौन तय करता है ना। एंड व्हाट बेसिस इज दिस डिसीजन टेकन, और किस आधार पे ये निर्णय लिया जाता है। सो दिस डिसीजन इज टेकन बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी
कॉल्ड डीलिमिटेशन कमीशन। तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। एंड डीलिमिटेशन कमीशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, है ना। द डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा इसका अपॉइंटमेंट होता है डीलिमिटेशन कमीशन का, है ना, अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विथ, है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो चुनाव आयोग है उसके साथ मिलकर ये काम करता है ना। इट इज़ अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑल ओवर द कंट्री। तो इसका क्या, पूरे भारत में इसका गठन किस लिए किया जाता है? इसका गठन किया जाता है कि पूरे भारत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से, है ना, कि सेट अप द बाउंड्रीज, ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये इसका कार्य। ए कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट इज फिक्स्ड, है ना। सो हर एक राज्य में, ए कोटा ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी टू बी रिजर्व्ड इन ईच स्टेट, हर एक राज्य में कितने कोटा होगा, कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाएगा, ये फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ, वो उनके राज्य में जितने SC ST पॉपुलेशन है उस राज्य में, उसी के आधार पे वो कोटा होगा। ऑफ कोर्स जिस प्रोपोर्शन में पॉपुलेशन है उसी प्रोपोर्शन में वो सीट्स रिजर्व होंगे। आफ्टर ड्राइंग द बाउंड्रीज द डीलिमिटेशन कमीशन लुक्स एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जब बाउंड्री बनाने के बाद जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो देखता है, क्या देखता है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र है उसका पॉपुलेशन कैसा है, कैसा कॉम्पोजिशन है ना, वो किस तरीके से वो पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या की संरचना क्या है, किस तरह के लोग हैं, कौन से कास्ट क्रीड कम्युनिटी से वो लोग वहाँ पे पाए जा रहे हैं। सो दोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट हैव द हाइएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सो जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब्स का फिक्स कर दिया गया कि सपोज दैट, जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि एक राज्य में सपोज दैट 15 सीट मान लीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए हैं। सपोज दैट किसी एक राज्य में हमने 15 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए, तो होता क्या है कि अगर 15 सीट्स हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए फिक्स कर दिए हैं, 15 सीट्स फॉर ST, नाउ होगा क्या, वो कौन से 15 सीट होंगे, वो कैसे डिपेंड करता है? तो उस राज्य में जितने भी सीट्स है, सपोज दैट कि उस राज्य में 100 सीट्स है ना, 100 टोटल सीट्स है, तो क्या करेगा कि इस 100 सीट्स में जिन 15 सीट में, हर एक सीट्स में देखेगा, और हर एक सीट्स में जिस भी सीट में, जैसे एक सीट, किसी एक सीट में ST का जो ST की जनसंख्या हर एक स्टेट सीट्स का देखेगा, और जिस जिस सीट्स में ST की जनसंख्या ज़्यादा है, जो टॉप 15 सीट्स जहाँ पे ST के जो पॉपुलेशन वाले टॉप 15 सीट्स होंगे, है ना, इट मे नॉट बी दैट कि उस सीट पे सबसे ज़्यादा ST पॉपुलेशन है, नो, बाकी सब में ST पॉपुलेशन देखा जाए, 100 में देखा गया ST पॉपुलेशन, तो किसी में 1% है, किसी में 2% है, किसी में 5% है, किसी में 10% ST पॉपुलेशन है। तो जहाँ जैसे जो सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक में 15% ST पॉपुलेशन है तो वो ST ले लिया जाएगा, देन नेक्स्ट में 14% ST पॉपुलेशन है तो वो ले लिए जाएंगे, 10% ST पॉपुलेशन वो ले लिए जाएंगे, 9.5% ST पॉपुलेशन है वो ले लिए जाएंगे। तो ऐसे 15 सीट्स ले लिए जाएंगे, जिनके ST पॉपुलेशन जिनमें ज़्यादा है उनके से 15 ले लिए जाएंगे। बट जो शेड्यूल्ड कास्ट वाला जो सिस्टम है, इनका रिजर्वेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट है ना। इन द केस ऑफ शेड्यूल कास्ट द डीलिमिटेशन कमीशन लुक एट टू थिंग्स, यहाँ दो चीज़ें देखता है। इट पिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स जहाँ पे हायर पॉपुलेशन होगा शेड्यूल्ड कास्ट का उसको चुनता है। बट इट ऑल्सो स्प्रेड्स दिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन डिफरेंट, बट इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को वो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्प्रेड आउट कर देता है। सो ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र में अगर 5 कॉन्स्टिट्यूंसी और पाँचों में शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या ज़्यादा है तो वो 5 को एक साथ रिजर्व कर देगा, नहीं, वो पूरे स्टेट भर में उसको डिवाइड कर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा। दिस इज़ डन, ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट का जो पॉपुलेशन है, जनरली ये पाया गया है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज़ इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में ये लगभग इवनली फैला हुआ है। सो ये क्या करते हैं, दीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैन बी रोटेटेड, है ना, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कैन बी रोटेटेड ईच टाइम द डीलिमिटेशन एक्सरसाइज इज अंडरटेकन। तो जब भी परिसीमन का कार्य किया जाता है तब ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व जो रोटेट कर दिया जाता है कि लास्ट टाइम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व थी तो नेक्स्ट टाइम कोई उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी को दे दिया जाता है कि इस बार इसको रिजर्व कर दिया जाए।
द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक सिमिलर रिजर्वेशन फॉर अदर डिसएडवांटेज ग्रुप। सो जो हमारा संविधान है वो किसी और डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए ऐसा कोई रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखता है। बट ऑफ लेट देयर हैज़ बीन ए स्ट्रॉन्ग डिमांड सीकिंग रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फॉर वीमेन। तो महिलाओं के लिए काफ़ी डिमांड उठ रहा है कि महिलाओं का भी रिजर्वेशन होना चाहिए, है ना, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। गिवन द फैक्ट दैट वेरी फ्यू वीमेन आर इलेक्टेड टू द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, द डिमांड फॉर रिजर्विंग 1/3 सीट्स फॉर द वीमेन इज इंक्रीजिंगली बीइंग आर्टिकुलेटेड, है ना। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत कम हमारे देश में चुनकर आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व ऑफ कोर्स बहुत कम है। सो चूँकि महिलाएं बहुत कम चुनी जाती हैं तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है ना। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन हैव बिन प्रोवाइडेड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो जो रूरल अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो पंचायत हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, है ना, तो हम देखते हैं ग्रामीण और शहरी के जो स्थानीय निकाय चुनाव इसको बोलते हैं, ना, अर्बन लोकल बॉडी स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के सीट का आरक्षण प्रदान किया जा चुका है। यहाँ पे लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा वीमेन के लिए, दिया गया। और ये हम जो बाद में लोकल गवर्नमेंट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें हम डिटेल में आएंगे, बट यू शुड बी नोइंग कि महिलाओं का आरक्षण है इन लोकल बॉडीज़। ए सिमिलर प्रोविजन फॉर लोकसभा एंड विधानसभा वुड रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर लोकसभा और लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसा अगर करना है, महिलाओं के लिए आरक्षण करना है, तो संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। एंड ऐसा इसका बिल, जो संशोधन बिल है, प्रपोजल जो कहेंगे हम, ये बहुत बार आया है हमारे पार्लियामेंट में, बट हैज़ नॉट बीन पास्ड, बट अभी तक पारित नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष। So the true test of any election system is its ability to ensure a free and fair electoral process। किसी भी चुनाव प्रणाली की जो कसौटी है, ट्रू टेस्ट है ना, यह है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सके, है ना। सो द ट्रू टेस्ट इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल। इफ वी वांट डेमोक्रेसी टू बी ट्रांसलेटेड on reality on ground, it is important that the election system is impartial and transparent। तो अगर हम चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो रियली में, वो ग्राउंड में हकीकत, ज़मीनी हकीकत बने, तो ये ज़रूरी है कि चुनाव प्रणाली जो क्या हो, इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, है ना, ट्रांसपेरेंसी हो उसमें। द सिस्टम ऑफ इलेक्शन मस्ट ऑल्सो अलाउ द एस्पिरेशंस ऑफ द वोटर टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थ्रू द इलेक्टोरल रिजल्ट्स। क्या कहना चाह रहा कि चुनाव प्रणाली ऐसा होना चाहिए, द सिस्टम इलेक्शन मस्ट ऐसा होना चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं, है ना, एस्पिरेशन ऑफ द वोटर्स, मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके, है ना, टू फाइंड लेजिटिमेट एक्सप्रेशन। तो न्यायपूर्ण तरीके से व्यक्त हो सके चुनाव परिणामों में। तो जो वोटर्स की आकांक्षाएं हैं वो चुनाव परिणामों में लीगल लेजिटिमेट तरीके से, न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो सके। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कंटेस्ट, है ना, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल सार्वभौमिक फ्रेंचाइज वयस्क मताधिकार, है ना, एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, चुनाव लड़ने का अधिकार। सो अपार्ट फ्रॉम लेइंग डाउन ए मेथड ऑफ इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स टू बेसिक क्वेश्चन अबाउट इलेक्शंस, हु आर द वोटर्स एंड हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। तो चुनाव प्रणाली के साथ साथ संविधान में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुनाव से जुड़े हुए, जो दो सबसे मूलभूत क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है कि हु आर द वोटर्स, वोट कौन करेगा, एंड हु कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, है ना, मतदाता कौन है और चुनाव लड़ कौन सकता है। सो इन बोथ दिस रिस्पेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो द वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। सो इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान जो है वो क्या करता है, वो पूर्ण रूप से स्थापित वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक, है ना, जो पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। You already know that democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the election. This is known as universal adult franchise. So जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसका मतलब यही होता है कि that all adult citizen, जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक एडल्ट है ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। दिस इज ओनली नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
So in many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. In many countries, women could get this right very late and only after struggle. One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizen in India the right to vote. सो बहुत सारे देशों में ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कि एक पर्टिकुलर एज के बाद जब एडल्ट घोषित कर दिया जाता है उस देश में, तो जब एडल्ट घोषित हो जाने के बाद हर एक एडल्ट सिटीजन जो भारत के नागरिक है, जो एडल्ट है और भारत के नागरिक हैं, उनको वोट करने का अधिकार है। तो बहुत सारे देशों में जब ये चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिली, उनको जनता को बहुत बैटल लड़ना पड़ा उनके रूलर्स के अगेंस्ट में, है ना। और बहुत सारे कंट्री में महिलाओं को बहुत दिनों तक स्ट्रगल करना पड़ा, महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। बट गुड पार्ट ऑफ दैट कि गुड पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज दैट कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, है ना, उनको ये इसका इम्पोर्टेंस पता था और इसलिए उन्होंने संविधान में ही, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में ही हर एक एडल्ट को वोटिंग का अधिकार की गारंटी प्रोवाइड कर दिया है। Till 1989, adult meant an Indian citizen of 20 age or above the age of 21. So 1989 के पहले जो 21 साल से ऊपर के एज वाले होते थे उनको एडल्ट माना जाता था। बाद में इसको अमेंडमेंट कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अब 18 साल से ऊपर जो होते हैं, 1989 में एक अमेंडमेंट आया और अब 18 साल से जो ऊपर है उसको एडल्ट माना जाता है। सो इंडिया में हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो चुनाव में वोट कर सकता है, हर एक नागरिक। एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर्स दैट ऑल सिटीजन्स आर एबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दिस इज कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो समता का अधिकार है ना, और बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव, गैर भेदभाव का अधिकार है, इन दोनों के लाइन में है, इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट है कि ये तभी होगा जब आप ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है ना। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करेंगे, तभी कोई भी जाति धर्म कहीं भी इसमें विषमता नहीं, हर एक व्यक्ति को एक वोट है ना। और many people thought and many think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right। बहुत लोग पहले भी सोचे और आज भी सोच रहे हैं कि जो अगर हर एक व्यक्ति को हम बिना उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक किए अगर हम राइट टू वोट देते हैं तो गलत है। जैसे लोगों के, बहुत सारे लोगों को ये अवधारणा, ये उनका मानना है कि जैसे अगर हम कम पढ़े लिखे लोगों को वोट करने का अधिकार देते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, उनको पता नहीं होता है और वो किसी को वोट देते हैं, इस तरीके से वो गलत लोगों को वोट देते हैं या वो वोट बर्बाद कर देते हैं या वो गलत नेता को चुन लेते हैं। अगर सब लोग पढ़े लिखे होंगे तो सही नेता चुनेंगे, ऐसा उनकी मानना है। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैड ए फर्म बिलीव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, निर्माताओं को फर्म बिलीव था, एक काफ़ी फर्म विश्वास था इन द एबिलिटी एंड वर्थ ऑफ ऑल एडल्ट सिटीजन्स एज इक्वल्स, है ना, इन द मैटर ऑफ डिसाइडिंग what is good, in the matter of deciding what is good for the society, the country and for their own constituencies। सो क्या करा कि हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व, है ना, एबिलिटी एंड वर्थ, योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था, है ना, बिलीव इन एज इक्वल, समान रूप से विश्वास था कि वो समाज, सोसाइटी, देश, कंट्री और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय ले सकते हैं। तो ये उनका विश्वास था। एंड व्हाट इज़ ट्रू ऑफ द राइट टू वोट इज़ ऑल्सो ट्रू ऑफ द राइट टू कॉन्टेस्ट। तो जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है, वही चुनाव लड़ने के अधिकार के बारे में भी सच है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शन एंड बिकम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। सो हर एक नागरिक को अधिकार है कि वो चुनाव में लड़ सकता है, खड़ा हो सकता है और वो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, जनता का प्रतिनिधि बन सकता है। However, there are certain other criteria, like there are different minimum age requirement for contesting election. Like for example, अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं या असेंबली की चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 साल से ऊपर होना चाहिए। देर आर अदर सम अदर रेस्ट्रिक्शन, कुछ अन्य रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देर इज ए लीगल प्रोविजन, एक कानूनी प्रावधान है, दैट ए पर्सन हु हैज़ अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 और मोर ईयर, कोई व्यक्ति अगर 2 या उससे ज़्यादा साल के लिए इम्प्रिजनड होता है, कारावास जाता है ना, फॉर सम ऑफेंस, किसी क्राइम के लिए, किसी ऑफेंस के लिए, है ना, तो वैसे उस समय में कि अगर उसने अपराध किया है तो इस डिसक्वालीफाइड, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने से डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो ये व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि इसने एक ऐसा अपराध किया जिसकी सज़ा 2 या 2 साल से ज़्यादा है और उसको वो सज़ा दी गई है।
बट देयर आर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इनकम, है ना, आय, एजुकेशन, शिक्षा और वर्ग या जेंडर, ऐसे चीज़ों पे देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। इन ग्राउंड्स पे देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू कॉन्टेस्ट। इन ग्राउंड के आधार पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कॉन्टेस्ट करने के लिए। हर एक व्यक्ति लड़ सकता है, उसकी इनकम कुछ भी हो, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, और वो किसी भी वर्ग से आता हो या कोई भी जेंडर का हो, वो चुनाव लड़ सकता है। इन दिस सेंस, इस सेंस में अगर देखा जाए तो आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन इज़ ओपन टू ऑल सिटीजन। तो हमारा जो चुनाव लड़ने का व्यवस्था है वो सभी नागरिकों के लिए खुला हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। सो इसका क्या मतलब हुआ? स्वतंत्र चुनाव आयोग। सो सेवरल एफर्ट्स हैव बीन मेड इन इंडिया टू इंश्योर दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिस्टम एंड प्रोसेस। तो बहुत सारे एफर्ट डाले गए हैं भारत में कि चुनाव जो हो वो फ्री और फेयर तरीके से हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग दीज इज द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट इलेक्शंस। तो चुनाव को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कदम हमारे देश में उठाया गया वो है कि चुनाव का संचालन, सुपरविज़न और देखरेख, संचालन, कंडक्ट और देखरेख, सुपरविज़न के लिए जो चुनाव आयोग बनाया गया है वो इंडिपेंडेंट चुनाव आयोग बनाया गया। एंड डू यू नो कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, चुनाव कराने वाले जो मैकेनिज्म है वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। Article 324(1), the superintendent's direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all elections to parliament and to the legislature of every state and of elections to the offices of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission। मैं क्या कहना चाह रहा, मैं थोड़ा डिटेल में इसमें समझाता हूँ। सो आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। जो आर्टिकल 324 है हमारे देश का संविधान का, देश के संविधान का, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान करता है ना। फॉर द सुपरिटेंडेंस, देख रेख, निर्देशन, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल एंड कंडक्ट ऑफ द इलेक्शंस इन इंडिया। सो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अधीक्षण, सुपरविजन, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। दीज वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे संविधान में। फॉर दे गिव द इलेक्शन कमीशन ए डिसिसिव रोल, है ना, इन वर्चुअली एवरीथिंग टू डू विथ इलेक्शन। तो चुनाव के जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं, लगभग इन सारी चीज़ों में चुनाव आयोग को अंतिम निर्णय लेने का पावर देता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अग्रीड विद दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इवन जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी संविधान की इस व्याख्या के साथ सहमत है। क्या सहमत है? कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका डिसिसिव रोल है चुनाव से जुड़े हुए ऑलमोस्ट एवरीथिंग में, फाइनल है ना, फाइनल कॉल। तो टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देयर इज ए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इन द स्टेट। सो इलेक्शन कमीशन को मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए भारत में हर एक स्टेट में एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, मुख्य न्याय अधिकारी होता है, निर्वाचन अधिकारी। द इलेक्शन कमीशन इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ लोकल बॉडी इलेक्शंस। ये याद रखिएगा कि जो लोकल बॉडी का इलेक्शन होता है वो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जिम्मेदार नहीं होता है। सो हम ये लोकल गवर्नमेंट जब पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि जो हर एक राज्य का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो राज्य के निर्वाचन आयोग होते हैं वो दैट इज़ नॉट इन द हायरार्की। वो केंद्र के जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, उसके कंट्रोल में या उसके सिस्टम में, हायरार्की में नहीं आता है। राज्य इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट का जो निर्वाचन है वो इंडिपेंडेंट है, वो डिफरेंट बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो है इसके अपने स्फीयर ऑफ ऑपरेशन है। और ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये लोकल गवर्नमेंट, ये चुनाव करवाता है लोकल बॉडीज़ का, बट दिस इज इंडिपेंडेंटली ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, टू डिस्टिंक्ट बॉडीज। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन आइदर बी ए सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर बॉडी। तो ये सिंगल मेंबर भी हो सकता है, मल्टी मेंबर भी हो सकता है। ये हुआ है ऐसा पहले भी 1999 में, पहले वो सिंगल बॉडी था, फिर चुनाव के बाद वो मल्टी बॉडी हुआ, फिर वो सिंगल बॉडी हो गया। 1993 में अगेन इसको दो इलेक्शन कमीशनर वेयर वंस अगेन अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकम मल्टी मेंबर। तो 1993 में कमीशन फिर से मल्टी मेंबर बन गया, टू इलेक्शन कमीशनर, एंड हैज़ रिमेंड मल्टी मेंबर सिंस देन। और उसके बाद से ये मल्टी मेंबर है। इनिशियली देयर वेर एप्रीहेंशन अबाउट ए मल्टी मेंबर कमीशन।
पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये था, एक एप्रीहेंशन था, एक थोड़ा सा भय था कि मल्टी मेंबर सही होगा नहीं होगा, है ना। देयर वॉज अ शार्प डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर कमिश्नर अबाउट हु हैड हाउ मच पावर। तो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जो अन्य कमिश्नर है, निर्वाचन आयोग है ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और अन्य आयुक्तों के बीच में इस बात पर घोर मतभेद था। ठीक है, एक मतभेद था कि किसको कितनी पावर है, किसको कितनी शक्ति प्राप्त है। तो इसका समाधान द मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेटल कर दिया कि, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सेटल कर दिया उससे अब बेसिकली सबको लगभग सहमति है कि, है ना, कि नाउ देयर इज जनरल कंसेंट दैट अ मल्टी मेंबर इलेक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट एज पावर इज शेयर्ड एंड देयर इज अ ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। सो इस कि बहुसदस्य निर्वाचन आयोग जो है वो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें आयोग की शक्तियों की साझेदारी हो गई, शेयरिंग हो गई है, पावर की शेयरिंग हो गई है, एंड इसमें सॉरी कहीं ज़्यादा जवाबदेही है, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी है इस सिस्टम में, जहाँ पे मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन है। एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रिसाइड्स ओवर द इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रिसाइड ओवर द इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन के जो भी मीटिंग है उसमें वो प्रिसाइड करेगा, वो हेड का काम करेगा। बट डज नॉट हैव, इंपॉर्टेंट थिंग कि वो प्रिसाइड तो करेगा बट डज नॉट हैव मोर पावर्स, डज नॉट हैव मोर पावर देन अदर इलेक्शन कमिश्नर। तो बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर है उससे उसको ज़्यादा पावर नहीं है, पावर सब बराबर है, बस वो चूंकि एक बॉडी है तो उसका कोई ना कोई एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, तो ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग। द सीईसी एंड द 2 इलेक्शन कमिश्नर, ये इंपॉर्टेंट थिंग, द सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी के जो निर्वाचन आयुक्त हैं हैव इक्वल पावर्स टू टेक ऑल डिसीजंस रिलेटेड टू इलेक्शन एज ए कलेक्टिव बॉडी, है ना। तो इसको बराबर की शक्तियाँ प्राप्त है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो जो काउंसिल और मंत्री परिषद के परामर्श पर इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाई इलेक्टेड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इट इज़ देयरफॉर पॉसिबल फॉर ए रूलिंग पार्टी टू अपॉइंट ए पार्टीशन पर्सन टू द कमीशन हु माइट फेवर देम इन द इलेक्शन। तो ऐसा चांस है, चूंकि मंत्री परिषद ही उसको परामर्श दे रहा है राष्ट्रपति को, और मंत्री परिषद जब इलेक्शन हो रहा तो मंत्री परिषद जो है वो किसी एक पार्टिकुलर या पार्टी या किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो वो चाहेंगे, उनका भी टेस्ट हो रहा क्योंकि उन चुनाव में उनकी पार्टी भी चुनाव में खड़ा है, तो उनको चाहेंगे कि ऐसे इलेक्शन कमीशन को ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर बनाए जो उनको फेवर कर सके, है ना। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चांस बनता है। सो दिस फियर हैज़ लेड मेनी टू सजेस्ट दैट दिस प्रोसीजर शुड बी चेंज। तो ऐसा हुआ कि बहुत लोगों ने बोला कि ऐसा प्रोसीजर चेंज होना चाहिए, एंड मेनी पर्सन्स हैव सजेस्टेड दैट अ डिफरेंट मेथड शुड बी फॉलोड दैट मेक्स कंसल्टेशन विद लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नेसेसरी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो बहुतों का ये राय रहा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सो इनका भी इन्वॉल्वमेंट करवाया जाए, इनसे भी परामर्श लिया जाए चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्तों के अपॉइंटमेंट में। सो द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द सीईसी एंड इलेक्शन कमिश्नर। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है इनको टेन्योर की सिक्योरिटी इंश्योर करती है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दे आर अपॉइंटेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर, ये 6 ईयर्स के लिए चुनाव जाते हैं, या फिर टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल या उम्र के 65 साल तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा उनकी टेन्योर तब तक के लिए होती है। द सीईसी कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म बाय द प्रेसिडेंट। सो अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको इट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी। इसके समय से पहले, 65 साल होने से पहले या 6 साल पूरा होने से पहले, ये दोनों में से जो कम है उससे पहले इसको तभी हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। एंड इस किस कंडीशन में? सिर्फ ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट चाहे हटा ले, ओनली इफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मेक सच ए रिकमेंडेशन विथ ए स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, है ना, स्पेशल मेजोरिटी के साथ अगर इसको पारित कर देता है कि इसको हटाया जाए और राष्ट्रपति को उसके बाद ऐसा सलाह देता है, तभी हटाया जाता है। तो विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा कि ये जनरल मेजोरिटी से डिफरेंट होता है, एंड अगर नहीं है मालूम तो आगे जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं आई एक्सप्लेन यू इन डिटेल। इट इज़ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, है ना।
So this is done to ensure that a ruling party cannot remove a CEC who refuses to favor it in elections. तो होता क्या है कि जनरली पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है उसका तो 50% से ज़्यादा होता है, तो नॉर्मल मेजोरिटी तो उसको एनीवे होती है। और अगर राज्यसभा में भी थोड़े लंबे समय तक हो जाती है और अलग अलग कुछ कुछ राज्यों में उसकी सरकार बन जाती है, तो वहाँ भी ऑलमोस्ट उनको एक नॉर्मल मेजोरिटी आ जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। सो अगर इसको सिर्फ नॉर्मल मेजोरिटी रखा जाएगा तो जो पार्टी पावर में है उसको आराम से कहेगी कि नहीं नहीं यार, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटवा दो, ये हमारे साथ नहीं दे रहा, ये हमारा फेवर नहीं कर रहा, ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं, इसको हटवा दो, ऐसा कर सकता है। बट जब स्पेशल मेजोरिटी कर देते हैं तो लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी और राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी सेम पार्टी ये फिलॉसफी के लोगों को ये लाना डिफ़िकल्ट है। आ सकता है, नो डाउट, बट ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और इसलिए ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आसानी से हटाया नहीं जा सके, ये प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो, हटाने का जो प्रोसेस हो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं है कि जस्ट पार्टी चाहिए और हटा दी। तो इसलिए ऐसा रखा गया है कि स्पेशल मेजोरिटी होना चाहिए, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित होना चाहिए और देन उसको प्रेसिडेंट हटा सकता है। बट द इलेक्शन कमिश्नर, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर है, जो चुनाव आयुक्त है, दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन है, काफ़ी व्यापक रूप से इनके काफ़ी रेंज ऑफ फंक्शन है। तो विल गो थ्रू दैट कि इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शन है। सो इट सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर लिस्ट्स। तो जो अप टू डेट वोटर लिस्ट है, मतदान सूची जो है उसके जो अपडेशन है, नया करने, उसका देखभाल करता है। It makes every effort to ensure that voter list is free from errors like non-existence of names of names of registered voters, है ना। जो व्यक्ति जो रजिस्टर्ड वोटर है उनका नाम कहीं हट ना जाए, या एग्जिस्टेंस ऑफ नेम्स ऑफ नॉन एलिजिबल और नॉन एग्जिस्टेंट, या जो व्यक्ति है ही नहीं या जो व्यक्ति वोट करने का एलिजिबल ही नहीं है उसका नाम आ जाए। ऐसी चीज़ों से ये सब जो एरर है, इनसे लिस्ट को फ्री रखने की कोशिश करता है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस द टाइमिंग ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल। तो चुनाव का टाइमिंग भी ये डिसाइड करता है एंड प्रिपेयर्स द इलेक्शन शेड्यूल, इलेक्शन का शेड्यूल बनाता है ना। सो पूरा चुनाव का कार्यक्रम ये तय करता है। और इस कार्यक्रम में जो शेड्यूल में होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होता है, नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, है ना। चुनाव का जो नोटिफिकेशन है, चुनाव की अधिघोषणा हम इसको बोलते हैं, वो करता है। डेट फ्रॉम विच द नॉमिनेशन कैन बी फाइल्ड, जो कैंडिडेट है वो किस तारीख से अपनी नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। एंड द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द नॉमिनेशन, जो नामांकन की प्रक्रिया उसका अंतिम तिथि क्या होता है, लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटनी। और जितने लोगों ने अपना, कैंडिडेट्स ने अपने आप को नॉमिनेशन फाइल किया, तो उसके बेसिकली जो स्क्रूटनी है उसका भी कि ये सारे सही तरीके से भरा गया है, नहीं भरा गया है, ये सब जो स्क्रूटनी का डेट, लास्ट डेट है, वो भी डिसाइड करता है। देन लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, और उसके बाद अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो उसको स्क्रूटनी पास कर गया कि नहीं नहीं हाँ ये तो वैध है, इसको ये चुनाव लड़ सकता है, बट उसके बाद कोई व्यक्ति अपना विड्रॉ करना चाहता है कि नहीं नहीं फाइनल डेट में कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल भी वो डिसाइड करता है। डेट ऑफ पोलिंग, किस दिन चुनाव होगा, डेट ऑफ काउंटिंग, किस दिन चुनाव की गिनती होगी, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, और चुनाव का घोषणा कब की होगी, परिणाम की घोषणा होगी। तो ये सारा कार्यक्रम जो है, पूरा शेड्यूल जो है, पूरा कार्यक्रम यही तय करता है इलेक्शन कमीशन। ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस, इस पूरे प्रक्रिया में द इलेक्शन कमीशन हैज़ द पावर टू टेक डिसीजन टू इंश्योर ए फ्री एंड फेयर पोल। तो इलेक्शन कमीशन के पास शक्तियाँ होती है कि वो ऐसे फैसले ले सके ताकि सुनिश्चित करा सके कि एक फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। इट कैन पोस्टपोन, ये पोस्टपोन कर सकता और कैंसल द इलेक्शन। इट कैन पोस्टपोन एंड कैंसल द इलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन को पोस्टपोन भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है। इन द इंटायर कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, और ए स्पेसिफिक स्टेट या किसी राज्य में, और कॉन्स्टिट्यूएंसी, किसी निर्वाचन क्षेत्र में, ऑन द ग्राउंड्स, कौन से ग्राउंड्स में, दैट एटमोसफेयर इज विसिएटेड, कि वहाँ का जो माहौल है वो माकूल है ना। द एटमोसफेयर इज विसिएटेड एंड देयरफॉर, ऐसा माकूल माहौल है कि वहाँ पे एक फ्री, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना पॉसिबल नहीं है। अगर उसको लगता है कि एटमॉस्फेयर ऐसा माकूल है कि वहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना पॉसिबल नहीं है, तो इस ग्राउंड पे वो पूरे भारतवर्ष का, किसी राज्य का या किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का उस चुनाव को पोस्टपोन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। द कमीशन ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स ए मॉडल कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द पार्टीज। तो वो राजनीतिक दल
पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, जो पार्टीज़ हैं और राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आचार संहिता इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है। इट कैन ऑर्डर ए रीपॉल इन ए स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी, अगर उसको ज़रूरत पड़े किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको ऐसा डाउट होता है तो वो फिर से चुनाव करवा सकता है। इट कैन ऑल्सो ऑर्डर ए रीकाउंट ऑफ वोट्स, वो वोट्स की मतों की फिर से गणना करवा सकता है। व्हेन इट फील्स दैट, जब उसको लगता है कि अगर काउंटिंग प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुआ है तो उसके फिर से गणना करवा सकता है। सो द इलेक्शन कमीशन अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉट सिंबल टू ईच ऑफ देम, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको बेसिकली मान्यता देता है और उनको सिंबल आवंटन करता है, उसको चुनाव चिन्ह आवंटन करता है। सो मान्यता देना और चुनाव चिन्ह आवंटन करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। सो देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का, जैसे कि हमने देखा कि बहुत ही व्यापक रोल है इसका, बहुत डिटेल में रोल है, पूरा इलेक्शन करवाने का होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ पावर्स इज विथ इलेक्शन कमीशन। नो द इलेक्शन कमीशन हैज़ ए वेरी, बट ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का अपना बहुत लिमिटेड स्टाफ है, इनके पास ज़्यादा कर्मचारी होते नहीं है, बहुत सीमित कर्मचारी होते हैं। इट कंडक्ट्स द इलेक्शन विद द हेल्प ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ठीक है, जो प्रशासनिक मशीनरी है उसकी मदद से चुनाव करवाता है। लेकिन वंस द इलेक्शन प्रोसेस हैज बिगन, द कमीशन हैज़ द कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क इज कंसर्न। तो एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया चालू हो जाती है तो जो कमीशन है उसका प्रशासन के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है जहाँ तक कि चुनाव की बात हो। एज फार एज इलेक्शन रिलेटेड वर्क, इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए, चुनाव रिलेटेड कार्य के लिए इसका पूरा कंट्रोल होता है। ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर असाइंड इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी एंड इन दिस रिस्पेक्ट। तो आपके घर में, आस पड़ोस में, आपके परिवार में अगर देखे होंगे कि जो सरकारी अधिकारी है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, उनको इलेक्शन ड्यूटी लगाया जाता है ना। सो वो इलेक्शन ड्यूटी के लिए उनको लगाया जाता है। एंड इलेक्शन कमीशन का उस कर्मचारियों पे उस समय पूरा कंट्रोल होता है टिल द टाइम इलेक्शन इज गोइंग ऑन। सो द इलेक्शन कमीशन अगर चाहेगा तो ऐसे सारे अधिकारियों की वो ट्रांसफ़र कर सकता है, या किसी की ट्रांसफ़र है तो उसके ट्रांसफ़र को स्टॉप कर सकता है, रोक लगा सकता है। एंड इट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर फेलिंग टू एक्ट इन ए नॉन पार्टीशन मैनर। और अगर ऐसा व्यक्ति जो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल है ना, वो इलेक्शन कमीशन के तरफ से चुनाव की प्रक्रिया करा रहा है, अगर वो अधिकारी निष्पक्ष ढंग से काम नहीं करता है, अगर फेल हो जाता है निष्पक्ष ढंग से काम करने में, तो उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। So over the years, the Election Commission of India has emerged as an independent authority which has asserted its power to ensure fairness in the election. तो समय के साथ देखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में उभर कर आया है ना, और इसने अपने पावर्स को असर्ट किया ताकि एक चुनाव एक अच्छे तरीके से हो जाए। तो इसने एक स्वतंत्र के रूप में उभर कर आया और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित कराने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है डिटेल में। इट हैज़ इनेक्टेड इन एन इम्पार्शियल, ये एक निष्पक्ष और अनबायस्ड तरीके से, है ना, यह क्या निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से इसने काम किया है टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ इलेक्ट्रल प्रोसेस। तो जो इलेक्ट्रल चुनावी प्रक्रिया उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए इसने निष्पक्ष और अनबायस्ड तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से काम किया। द रिकॉर्ड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑल्सो शोज दैट, सो इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड भी दिखाता है कि एवरी इंप्रूवमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन डज नॉट रिक्वायर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। तो उनके फंक्शनिंग में अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो ऐसा दिखा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव लाया जाए, कानूनी या संवैधानिक बदलाव लाया जाए, ऑप्शन इम्प्रूवमेंट है। इट इज़ वाइडली अग्रीड दैट इलेक्शन कमीशन इज़ मोर इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव नाउ दैन इट वाज 25 ईयर्स अगो। तो ऐसा माना जा रहा है कि पिछले 25 वर्ष के मुकाबले आज का जो निर्वाचन आयोग है वो ज़्यादा स्वतंत्र और प्रभावी है। दिस इज़ नॉट बिकॉज independent and assertive. This is not because that powers and constitutional protection of election commissions have increased, है ना। ऐसा नहीं हुआ है कि इनके पावर जो शक्तियां हैं या इनके जो संवैधानिक संरक्षण है उसमें कोई बढ़ोतरी की गई हो, ऐसा नहीं है। द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड यूजिंग मोर इफेक्टिवली द पावर्स इट ऑलवेज हैड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि जो संविधान में उनके जो निहित शक्तियाँ थी उसको, वो शक्तियों को अब प्रभावशाली तरीके से यूज़ करने स्टार्ट कर दिया। Since 1951-52, 17 Lok Sabha elections have been held. Many more state assemblies elections and by-elections have been conducted by the election commission. The election commission has faced many difficult situations. So चुनाव करा, अभी तक बहुत सारे लोकसभा चुनाव और राज्यों के स्टेट असेंबली चुनाव हुए हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी हैंडल किया है। ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी इलेक्शन करवाया, लाइक इन्होंने चुनाव करवाया होल्डिंग इलेक्शंस इन मिलिटेंसी, है ना, जहाँ पे कश्मीर में जैसे जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है,
वहाँ भी इन्होंने चुनाव की प्रक्रिया कराया, लाइक आसाम में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में. इट हैज़ ऑल्सो फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ हैविंग टू पोस्टपोन इलेक्शन प्रोसेस मिडवे इन 1991 व्हेन द एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग द कैंपेनिंग. तो 1991 में जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का हत्या कर दिया गया था, तो उस समय इसने बीच इलेक्शन में, मिड वे ऑफ द इलेक्शन में, इसको इलेक्शन को पोस्टपोन भी करना पड़ा था. सो इन 2002 द इलेक्शन कमीशन फेस्ड अनदर क्रिटिकल सिचुएशन व्हेन द गुजरात असेंबली वाज डिसॉल्व्ड एंड इलेक्शन हैज़ टू बी कंडक्टेड. 2002 में गुजरात की असेंबली को भंग कर दिया गया था और चुनाव करवाना था. बट इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा कि द अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस इन दैट स्टेट हैड मेड इट इम्पॉसिबल टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन इमीडिएटली. तो आप लोगों को मालूम होगा कि 2002 में गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, जिसके बाद हिंदू मुस्लिम में काफ़ी बड़े स्केल में दंगे हो गए थे. और उन दंगे में जब इलेक्शन कमीशन को लगा कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता, तो उन्होंने चुनाव कराने की प्रक्रिया को डिले कर दिया, टाल दिया. द इलेक्शन कमीशन डिसाइडेड टू पोस्टपोन इलेक्शंस ऑफ द स्टेट असेंबली बाई फ्यू मंथ्स. उसने इलेक्शन को फ्यू मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया. एंड सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो इस डिसीजन को वैध किया गया. फेल्ड दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस डिसीजन को वैध घोषित किया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. सो नो सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैन एवर बी परफेक्ट. कोई भी चुनावी प्रक्रिया वो पूरा परफेक्ट तो हो नहीं सकता. एंड इन एक्चुअल इलेक्शन प्रोसेस देयर आर बाउंड टू बी मैनी फ्लॉज एंड लिमिटेशन. और जो रियल में जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं. सो इन एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैज़ टू कीप सर्चिंग फॉर मैकेनिज्म टू मेक इलेक्शंस फ्री एंड फेयर टू द मैक्सिमम. सो लोकतांत्रिक समाज को अपने चुनाव को और अधिक स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने की कोशिश, तरीके बार बार खोजते रहना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए. विद द एक्सेप्टेंस ऑफ एडल्ट सफरेज, है ना, वयस्क मताधिकार, फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन, है ना, सबको आज़ादी है, इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार है, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, और एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के जो स्थापित करके इंडिया, इन तीन चीज़ों को फोकस में रखे दें कि वयस्क मताधिकार, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार, और एक स्वतंत्र इलेक्शन कमीशन को स्थापित करके इंडिया हैज़ ट्राइड टू मेक इट्स इलेक्शन प्रोसेस. इंडिया ने अपने इलेक्शन प्रोसेस को काफ़ी हद तक स्वतंत्र और फेयर, निष्पक्ष बनाने का कोशिश किया है. हाउएवर द एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 72 ईयर्स हैड गिवन राइज टू मेनी सजेशंस फॉर रिफॉर्मिंग आवर इलेक्शन सिस्टम. तो पिछले 72 सालों में, और इनफैक्ट अब तो हम कहेंगे कि 78 सालों में, काफ़ी कुछ हमने सीखा है कि हमें अपने इलेक्शन प्रोसेस को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है. द इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, तो वेरियस इंडिपेंडेंट ग्रुप, बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र ग्रुप्स हैं, एंड मेनी स्कॉलर्स, पढ़े लिखे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमी के यहाँ से लोग हैं, हैव कम अप विद प्रपोजल फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. उन्होंने काफ़ी चुनाव सुधार के काफ़ी प्रपोजल्स भेजे हैं. एंड सम ऑफ दिस सजेशंस आर अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिस्कस्ड इन द चैप्टर. सो और कुछ ऐसे उनके रिकमेंडेशन आए हैं, कुछ ऐसे उन्होंने सजेशंस भेजे हैं कि जो हमारे जो चुनावी प्रावधान है, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, उन सबको भी वो बदलने के लिए वो रिकमेंड करते हैं. सो हम कुछ ऐसे प्रावधानों को डिस्कस करें, कुछ उनके प्रपोजल्स को डिस्कस करते हैं. आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज्ड फ्रॉम FPTP टू सम वेरिएंट ऑफ PR सिस्टम. सो क्या कहा जा रहा है कि हमारी चुनावी व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से चेंज करके समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में चेंज करने के लिए बोला जा रहा है. एंड दिस शुड एंश्योर दैट पार्टीज गेट सीट्स. इससे ये होगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि पार्टीज गेट सीट एज फार एज पॉसिबल इन द प्रोपोर्शन टू द वोट्स दे गेट. तो जितने प्रोपोर्शन में उसको वोट मिलेगा, पार्टीज उतनी सीट्स पाएगी. देयर शुड भी, क्योंकि हमने पहले देखा था, एक एग्जाम्पल में हमने समझा था कि ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी को वोट सिर्फ 40-50% मिले, बट उसको सीट हो सकता है 80% मिल जाए. ऐसा हुआ भी है भारतवर्ष में. सो दैट इज़ द रीज़न. कुछ लोगों का ऐसा भी सजेशन है. देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोविजन टू एंश्योर दैट एटलीस्ट 1/3 वीमेन आर इलेक्टेड टू पार्लियामेंट एंड असेंबली. तो एक ऐसा प्रावधान हो चाहिए, विशेष प्रावधान होना चाहिए, जिससे ये इंश्योर करा जा सके कि एटलीस्ट 1/3 मेंबर जो होंगे वो महिलाएं होंगी पार्लियामेंट और राज्य के असेंबलीज में, विधानसभाओं में. देयर शुड बी स्ट्रिक्टर प्रोविजंस टू कंट्रोल द रोल ऑफ मनी इन द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना. चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को काफ़ी कुछ तक रोका जाए, नियंत्रित किया जाए.
द इलेक्शंस एक्सपेंसेस शुड बी पेड बाय द गवर्नमेंट। एक्सपेंसेस जो चुनाव के खर्च हैं वो सरकार के द्वारा पेड बाय द गवर्नमेंट किया जाए फ्रॉम द एक स्पेशल फंड के एक विशेष फंड से उनको भुगतान किया जाए। कैंडिडेट्स विथ एनी क्रिमिनल केस शुड बी बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शन। जो कैंडिडेट्स जो भी हमारे उम्मीदवार हैं उनके विरुद्ध अगर फौजदारी का मुकदमा अगर क्रिमिनल केस है उनके अगेंस्ट तो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। बार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग द इलेक्शन इवन इफ देयर अपील इज पेंडिंग। भले ही उसके खिलाफ जो उसका विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील पेंडिंग होगा, पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, बट उसको नहीं चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। देयर शुड बी कंप्लीट बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स इन द कैंपेन। बैन ऑन द यूज ऑफ कास्ट एंड रिलीजियस अपील्स, है ना। तो चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। There should be a law to regulate the functioning of political parties and to ensure that they function in transparent and democratic way। तो राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल, राजनीतिक दलों के कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को और अत्यधिक पारदर्शी और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ लॉ। दीज आर बट ए फ्यू सजेशन। तो ये कुछ सीमित सुझाव हैं। देयर इज़ नो कंसेंसस अबाउट दिस सजेशंस, बट इन सारे सजेशंस जो हैं इस पे कोई अभी तक आम राय बन नहीं पाई है। सो इवन इफ देयर वाज ए कंसेंसस देयर आर लिमिट्स टू द व्हाट द लॉस एंड फॉर्मल प्रोविजंस कैन डू। सो अगर इस पे अगर राय बन भी जाए तो कानून और औपचारिक प्रावधान एक सीमा तक ही कारगर हो सकते हैं। देयर आर लिमिट्स ऑन द लॉज एंड फॉर्मल प्रोविजंस। Free and fair election can be held only if the candidates, the parties, and those involved in the election process agree to abide by the spirit of the democratic competition। तो एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तभी हो सकता है जब सारे कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, राजनीतिक दल है, और दोज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन के प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं, वो सब अगर लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा के स्पिरिट को, है ना, उसकी भावना को सम्मान करेंगे तभी ये पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम लीगल रिफॉर्म्स देयर आर टू अदर वेज ऑफ ensuring दैट इलेक्शन रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशन एंड डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। सो कानूनी सुधारों के अतिरिक्त, है ना, दो और तरीके हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चुनाव जनता की अपेक्षाओं एंड लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को व्यक्त करे। वन इज़ ऑफ कोर्स दैट पीपल देमसेल्व्स हैव टू बी मोर विजिलेंट। एक है कि जो व्यक्ति है, जो लोग हैं, जो जनता है, वो स्वयं ही और सतर्क हो रहे, है ना, चुनाव के प्रति। मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और जो चुनावी राजनीतिक कार्यों में ज़्यादा सक्रिय तरीके से भाग ले सके। बट इसमें भी प्रॉब्लम्स है, बट देयर आर लिमिट्स टू द एक्सटेंट टू विच ऑर्डिनरी पीपल कैन इंगेज इन पॉलिटिक्स। तो एक सामान्य नागरिक रेगुलर बेसिस पे कितना ही अपने आप को पॉलिटिक्स के लिए इन्वॉल्व करेगा, उसका एक लिमिटेशन है, उसकी एक सीमा है। हर व्यक्ति के अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे अन्य कार्य है और हर एक व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी दैट वेरियस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं हैं और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस है, आर डेवलप्ड एंड आर एक्टिव इन फंक्शनिंग एज वॉच डॉग फॉर इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, है ना। सो बेसिकली राजनीतिक संस्थाएं और राजनीतिक संगठनों का विकास किया जाए जो कि स्वतंत्र, फ्री और फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए वॉच डॉग का काम करे, पहरेदारी करे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्त। ये चैप्टर 3 था और ये चुनाव और प्रतिनिधित्व के ऊपर ये चैप्टर ये समाप्त हो गया है। यू हैव लर्नड अबाउट इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया एंड सम अदर इलेक्शन प्रोसेसेस इन डिटेल, जो दूसरे देश में थोड़े जो हैं उनके बारे में भी, और हमारे भारत के बारे में कि कैसे चुनाव किया जाता है इन डिटेल हमने समझा है, और बहुत अच्छे तरीके से आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। उसके पहले जस्ट थोड़ा सा इसका जो निष्कर्ष है, कंक्लूजन है, उसको हम स्लाइटली एक बार रन थ्रू कर लेते हैं। So in the countries where representative democracy is practiced, election and representative character of those elections are crucial factor in making democracy effective and trustworthy, है ना। तो जिन देशों में प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होता है ना, वहाँ चुनाव और चुनाव का प्रतिनिधित्व वाला स्वरूप लोकतंत्र को प्रभावी और विश्वसनीय बनाए रखने में, द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, है ना, ऑफ दोज इलेक्शंस आर क्रूशियल, विश्वसनीय बनाए रखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान देते हैं।
द सक्सेस ऑफ इंडियाज इलेक्शन सिस्टम कैन बी गेज्ड फ्रॉम ए नंबर ऑफ फैक्टर। हमारे देश का जो इलेक्शन सिस्टम है उसका सक्सेस बहुत सारे फैक्टर्स पे देखा जा सकता है, प्रमाणित किया जा सकता है, मापा जा सकता है। आवर इलेक्शन सिस्टम हैज़ अलाउड वोटर्स नॉट ओनली टू फ्रीली चूज रिप्रेजेंटेटिव्स। इसने हमारा इलेक्शन सिस्टम ने वोटर्स को अलाउ किया है कि वो सिर्फ फ्रीली चूज़ कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, सिर्फ फ्रीली ही नहीं चूज़ कर सकते हैं बल्कि मतलब फ्रीली तो चूज़ कर ही सकते हैं बट ऑल्सो और चेंज द गवर्नमेंट पीसफुली, और सरकार को स्टेट एवं नेशनल लेवल पे, राज्य एवं केंद्र के स्तर पे सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से बदल सकते हैं, और ऐसा बहुत बार हुआ है भारत में। सेकेंडली, वोटर्स हैव कंसिस्टेंटली टेकन कीन इंटरेस्ट इन द इलेक्शन प्रोसेस एंड पार्टिसिपेटेड इन, तो चुनाव प्रक्रिया में लगातार रुचि लेते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वोटर्स हमारे देश में। द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड पार्टीज दैट कंटेस्ट इज ऑन द राइट, तो जितनी उम्मीदवार और जो पार्टी चुनाव लड़ती हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। थर्डली, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन हैज़ प्रूव टू बी एकोमोडेटिव एंड इंक्लूसिव, सो जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है वो बहुत ही एकोमोडेटिव है, वहाँ पे स्थान मिला और सभी को साथ लेकर चलती है ना, एकोमोडेटिव और इंक्लूसिव है। द सोशल कंपोजिशन ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव चेंज्ड ग्रेजुअसली, तो हमारे प्रतिनिधियों की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है समय के साथ। नाउ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोशल सेक्शंस दो द नंबर ऑफ वीमेन लेजिस्लेटर हैव नॉट इंक्रीज्ड सेटिस्फैक्टरी, तो जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं वो समाज के बहुत ही डिफरेंट वर्ग से अब आते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है कि जो महिला हैं, जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी तक ज़्यादा इम्पोर्टेंटली सिग्निफिकेंटली बहुत तरीके से बढ़ा नहीं है, ये एक चिंता का विषय है। फोर्थली, द इलेक्शन आउटकम इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट द इलेक्टोरल मार प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग, तो जो आउटकम आता है हमारे देश के अधिकतर भागों में, जो चुनाव के परिणाम आती है वो अनियमितताओं और धांधली को नहीं प्रदर्शित करती है। सो ऐसा दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ अनियमितताएं और धांधली नहीं हुई है। ऑफ कोर्स मेनी अटेम्प्ट्स एट रिगिंग डू टेक प्लेस, धांधली का थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट बहुत जगहों पे किया जाता है। एंड यू मस्ट हैव रेड अबाउट वायलेंस, और आपने चुनाव के बारे में, चुनाव में वायलेंस कम पढ़ा ये सब चीज़ों की, कंप्लेंट दैट वोटर्स नेम, कि वोटर का नाम डिसअपियर कर दिया जाता है फ्रॉम द वोटर लिस्ट, धमकाया जाता है लोगों को, इंटिमिडेशन एंड सो, तो ऐसी कुछ घटनाएं होती है और इसके बारे में हम अखबारों या अन्य जगहों से हमें जानकारी मिलती है, बट फिर भी वो एक लार्ज स्केल पे बोलेंगे। इट सच इंस्टेंसेस रेयरली डायरेक्टली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, सो ये जो चीज़ें हैं, जो वायलेंस है, जो माल प्रैक्टिस या रिगिंग या जो ये सब चीज़ें हो रही है, अनियमितताएं हो रही है, वो बहुत बड़े स्केल पे नहीं हो रही है, और इतने बड़े स्केल पे तो बहुत कम ही हुई हो कि किसी चुनाव के आउटकम को बदल दे। सो इट रेयरली डायरेक्टली अफेक्ट द आउटकम ऑफ द नेशन, सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी बिग अचीवमेंट। द फाइनली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ये जो चुनाव है वो हमारे बेसिकली हमारे अंदर का वो डेली का हिस्सा बन गई है ना, हमारे लोकतंत्र जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। नो वन कैन इमेजिन ए सिचुएशन वेयर ए गवर्नमेंट टू डिसरिस्पेक्ट द वर्डिक्ट ऑफ इलेक्शन, तो हमारे यहाँ ऐसा सोचा ही नहीं जा सकता कि कोई सरकार ऐसी हो जो जनता ने वोट किया हो, जनता का जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया हो, जो इलेक्शन का परिणाम आया हो, उसके अगेंस्ट सरकार उसको डिसरिस्पेक्ट कर दे सरकार, और सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन ले ले, ऐसा अभी तक हुआ नहीं और ऐसा हमारे देश में सोचा भी नहीं जा सकता। सिमिलरली, नो वन कैन इमेजिन दैट ए गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म विदाउट होल्डिंग इलेक्शन, और ये भी हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि एक सरकार बन जाएगी बिना चुनाव किए हुए, है ना, विदाउट होल्डिंग इलेक्शन गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म, वुड बी फॉर्म, ये भी हमेशा नहीं सोचते हैं। तो ये ऐसा सोच हम इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि एज डेमोक्रेसी वी हैव मैच्योर्ड, और ये सब चीज़ें हमारे देश में इतने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड है कि हम ऐसी चीज़ सोचते भी नहीं हैं, कल्पना भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट रेगुलरिटी एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द इलेक्शंस हैज़ अर्नड फेम फॉर इंडिया एज ए ग्रेट डेमोक्रेटिक कंट्री एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली ये जो वास्तव में क्या है कि भारत में निश्चित अंतराल पे होने वाले जो रेगुलर चुनाव होने वाले हैं और नियमित चुनावों को एक महान लोकतांत्रिक प्रयोग के रूप में, है ना, ग्रेट डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट के रूप में भारत को ख्याति मिली है। ऑल दिस फैक्टर्स हैव अर्नड फॉर आवर इलेक्शन सिस्टम ए रेस्पेक्ट विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, सो इन सब चीज़ों के कारण हमारे इलेक्शन सिस्टम के, भारत को इलेक्शन सिस्टम का रिस्पेक्ट, इलेक्शन सिस्टम के ऊपर बहुत रिस्पेक्ट है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, हमारे देश के अंदर और देश के बाहर, विदेश में भी हमारी चुनाव व्यवस्था को आदर से देखा जाता है। द वोटर एंड इंडिया हैज़ गेन्ड कॉन्फिडेंस, तो भारत के मतदाताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। द लेजिटिमेसी ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैज़ इंक्रीज्ड इन द आइज ऑफ द पीपल,
तो मतदाताओं की निगाहों में निर्वाचन आयोग का कद बढ़ा है। दिस विंडिकेट्स द बेसिक डिसीजन टेकन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। तो ये हमारे संविधान निर्माताओं को मूल निर्णयों को उचित ठहराता है ना। विंडिकेट द डिसीजन, मूल निर्णयों को उचित ठहराता है। इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस बिकम्स मोर फ्लॉलेस, अगर ये जो इलेक्शन का तरीका है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो थोड़ा और दोष रहित बन जाती है, फ्लॉलेस हो जाती है, वी एज वोटर्स एंड सिटीजन शुड बी एबल टू शेयर मोर इफेक्टिवली। तो हम एज एक मतदाता और एज नागरिक हम वी विल बी एबल टू शेयर मोर इफेक्टिवली इन दिस कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी एंड मेक इट मोर फीलिंग। तो ये जो हम नागरिक के रूप में लोकतंत्र के इस महोत्सव का, कार्निवल ऑफ डेमोक्रेसी में काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे एंड जो ये चुनावी प्रक्रिया है इसका हम आनंद ले पाएंगे, इसको बहुत ही आनंद उठा सकेंगे और अर्थपूर्ण बना सकेंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर चैप्टर ऑल अबाउट। तो हम ऐसा देखें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चुनावी प्रक्रिया के बारे में पूरे डिटेल में व्याख्या है और भारत एक सफल चुनाव कराने, मतलब पिछले 60-70 सालों में बहुत हद तक एक सफल चुनाव करवा, हम कितनी बार, एक बार नहीं सॉरी, अनेकों बार राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे सफल चुनाव करवाया गया और भारत एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर कर उतरा है, जहाँ के लोगों में चुनाव के ऊपर बहुत आस्था और विश्वास है और देश विदेश में हमारी चुनावी प्रक्रिया को बहुत आदरपूर्वक तरीके से देखा जाता है। सो ये इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस ऑल माय फ्रेंड्स एंड विद इस शब्दों के साथ मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।